दोस्तों नमस्कार। चलिए चलते हैं आज की वीडियो में और आज देखने वाले हैं कि कुछ टीजीटी पीजीटी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पीवाईक्यू, उनको देखेंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए पहले नंबर से चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, यानी अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। या फिर ये फिर आप लोग इसे ये भी कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का यानी आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन है मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सबसे राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। ठीक है, जो एडम स्मिथ है इसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, या फिर अर्थशास्त्र का जनक भी आप कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अब इनकी यदि पुस्तक की बात करें, जो बुक है, तो जो बुक है इसका शॉर्ट नाम तो है वेल्थ वेल्थ ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, लेकिन जो पूर्ण नाम है इसका, तो उसका नाम है एन एन इंक्वायरी एन इंक्वायरी इनटू द इनटू द नेचर इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ, ये वेल्थ लिख दिया है, डब्ल्यू का मतलब वेल्थ आप लिख लीजिएगा, वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, एन लिख दिया है, इसका नेशंस होता है। ठीक है, तो एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉसेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये एडम स्मिथ की पुस्तक है, जो इसका पूरा नाम है, जो कि 1776 में लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि आगे दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा देखेंगे। जो दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा है, यदि मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होती है तो यह दर्शाता है। यानी कि जब मांग वक्र दाहिनी ओर विवर्तित होता है तो वो क्या दर्शाता है। यानी कि मांग में वृद्धि को दर्शाता है, या फिर मांग में कमी को दर्शाता है, या फिर पूर्ति में वृद्धि को दर्शाता है, या फिर पूर्ति में कमी को दर्शाता है। तो आप लोग जानते हैं कि जब मांग वक्र बनाते हैं तो ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया। यहाँ पे जीरो ले लेते हैं। ठीक है, जब मांग वक्र होता है तो वो किस प्रकार का होता है। तो जैसे मान लीजिए कीमत यहाँ पे 10 रुपये है और यहाँ पे जो मांग है वो 5 रुपये है। तो जब दाहिनी ओर यानी कि यहाँ इस तरफ को जाएगा, और बाएं मतलब इस तरफ को जाएगा। ठीक है, बाएं मतलब ये इस साइड जाएगा। ठीक है, तो जब दाहिनी ओर जाएगा तो ये कीमत कम होगी तो मांग और बढ़ेगी। ठीक है, तो ये इस तरफ को जा रहा है, यानी कि ये दर्शाएगा, यहाँ पे नीचे मांग है तो यानी मांग में वृद्धि को दर्शाएगा। ठीक है, तो ये किसको दर्शा रहा है, मांग में वृद्धि को। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, मांग में वृद्धि को दर्शाता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यदि इसी में अगर देखें तो मांग में कमी को दर्शाएगा जो, तो वो है, यदि 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 कीमत 5 है और मांग 7 है। यदि इसी में कीमत बढ़ जाती है और मांग कम हो जाती है तो वो किस तरफ परिवर्तित होता है, बाईं ओर। ठीक है, तो ये मांग में कमी को दर्शाएगा। ओके, चलिए अब अगली क्वेश्चन देखते हैं, अगला कौन सा है। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। तीसरा जो है, तो ऐसी बाजार व्यवस्था जहां विक्रेता की संख्या कम हो, उसे बाजार का नाम है, उस बाजार का क्या नाम है। यानी कि ऐसी बाजार जहां पर विक्रेताओं की संख्या, विक्रेता आप जानते हैं कि बेचने वाले को विक्रेता कहते हैं और जो खरीदता है उसे क्रेता कहते हैं। तो जहां पर विक्रेताओं की संख्या कम हो उसे कौन सा बाजार कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे विक्रेताओं की संख्या कम होती है तो उसे पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं, या एकाधिकार, या इनमें से कोई नहीं, या फिर अल्पाधिकार। तो इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा अल्पाधिकार। अल्पाधिकार में आप देखते हैं कि इसमें एच एल आहूजा की जो बुक है उसमें 4 या 5 विक्रेता भी मिलते हैं, और जो एस एन लाल सर की बुक है उसमें 10 से कम मिलते हैं, यानी 8 या 10 तक रहते हैं इसमें। तो जब विक्रेताओं की संख्या जिस बाजार व्यवस्था में कम होती है, या फिर कहें 10 से कम होती है, या 4 से 5 होती है, तो वो अल्पाधिकार बाजार कहलाता है। और जो पूर्ण प्रतियोगिता है, इसमें तो बहुत अधिक संख्या में होती है क्रेताओं की संख्या एवं विक्रेताओं की संख्या।
जो एकाधिकार है इनमें भी अधिक होती है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता की तुलना में एकाधिकार में कम होती है। ठीक है। और जो अल्पाधिकार है उसमें अल्प मात्रा में यानी कमी होती है, या 10 से कम ही होती है। ठीक है। और यदि जब एकाधिकार की हम बात करते हैं, एकाधिकार एकाधिकार में एक होता है, और पूर्ण प्रतियोगिता में अधिक होते हैं। और जब हम बात करते हैं कि एकाधिकारात्मक, उसमें अधिक होते हैं लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता से अधिक नहीं होते हैं। और एकाधिकार में तो सीधा एकाधिकार से आप जानते हैं कि एक यानी कि एक ही होता है उसमें, बेचने वाला और खरीदने वाला। ठीक है। उसी को बेचने वाला कहते हैं और उसी को उत्पादक कहते हैं। तो एकाधिकार में एक ही होता है। तो इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, अल्पाधिकार। ठीक है। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला कौन सा है। आगे आगे देखेंगे 4 नंबर कौन सा है, कि आभास लगान की अवधारणा दी गई है। आभास लगान की यदि अवधारणा मतलब किसके द्वारा दी गई है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, रॉबिन्स द्वारा, पीगू द्वारा, मार्शल द्वारा, या सैमुअल्सन द्वारा। तो इसका जो आंसर है वो सबसे राइट आंसर हो जाएगा मार्शल द्वारा। ठीक है। मार्शल ने आभास लगान की अवधारणा दी थी। आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है टीजीटी में। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है अगला क्वेश्चन, जो 5वां नंबर है, वो है तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यानी कि तरलता पसंदगी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप इसमें देखेंगे केने केने ने, या कार्ल मार्क्स ने, या जेबीसे ने, या फिर किन्स ने। तो इसका सबसे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, आंसर नंबर आंसर नंबर डी। ठीक है। आंसर नंबर डी है जो, वो सबसे राइट आंसर हो जाएगा किन्स ने। तरलता पसंदगी सिद्धांत जो है तो वो किन्स ने दिया था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6वां नंबर है। 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है, 6ठा नंबर है जो, इसको देखेंगे। 6ठा नंबर है तो वो है, उस बाजार व्यवस्था को क्या नाम दिया जाता है जिसमें केवल एक विक्रेता एक क्रेता होती है। आपको इससे पहले जो अल्पाधिकार वाला ऑप्शन था, तो उसमें बताया गया था कि उस बाजार व्यवस्था को क्या कहते हैं जिसमें एक क्रेता और एक विक्रेता होता है। तो आप लोग ऑप्शन देख के समझ गए होंगे कि वो कौन सी बाजार व्यवस्था है। ऑप्शन ए है पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, या एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, या द्विपक्षीय अधिकार। ठीक है। तो इसका जो सबसे राइट आंसर है आपको पता ही होगा, यदि पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सबसे राइट आंसर है एकाधिकार। ठीक है। जो एकाधिकार है उसमें एक ही विक्रेता और एक ही क्रेता होते हैं। ठीक है। आपको इससे पहले जो ऑप्शन था उसमें भी बता चुके हैं कि एकाधिकार किसे कहते हैं, जिसमें एक बेचने वाला व एक खरीदने वाला होता है, उसे हम एकाधिकार बाजार कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे। इसका जो सबसे राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये गलत है। ठीक है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल राइट है, द्विपक्षीय एकाधिकार। तो उस बाजार व्यवस्था को द्विपक्षीय एकाधिकार नाम दिया जाता है जिसमें एक क्रेता और एक ही विक्रेता होता है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। इसमें क्या है, इसमें कहता है कि लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। यानी कि लाभ अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है। तो आपके सामने ऑप्शन है, सुम्पीटर, या हॉले द्वारा, या फिर प्रोफेसर नाइट द्वारा, या फिर जेबी क्लार्क द्वारा। तो इसका सबसे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, प्रोफेसर नाइट द्वारा। ठीक है। तो प्रोफेसर नाइट ने लाभ अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है। अब अगला देखते हैं। अगर इनकी पुस्तक की बात करें, प्रोफेसर नाइट जी की, तो वो जो पुस्तक है, जो बुक, वो है रिस्क रिस्क अन अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी एंड एंड प्रॉफिट। ठीक है।
तो ये प्रोफेसर नेट जी की बुक का नाम है, रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है, इच्छा विहीनता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। यानी कि इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? तो इसमें आपके ऑप्शन है, जेबी से, सैमुअल्सन, या फिर जे आर हिक्स द्वारा। ठीक है, तो इसमें तीन ही ऑप्शन है, ये जेबी से द्वारा, या फिर जे एम जे के मेहता द्वारा, या फिर सैमुअल्सन द्वारा, या फिर जे आर हिक्स द्वारा। तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका जे के मेहता। ठीक है, प्रोफेसर जे के मेहता द्वारा इच्छा विहीनता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर हो तो करापात होगा। करापात यानी किसके ऊपर पड़ेगा? यदि मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर हो। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, उत्पादक पर, क्रेता पर, या फिर विक्रेता पर, या फिर फर्म पर। फार्म लिखा है लेकिन इसमें फर्म होता है। ठीक है, फर्म पर। किस पर पड़ेगा ये बार, यदि मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर हो? तो इसका जो सबसे राइट आंसर है वो हो जाएगा विक्रेता पर। ठीक है, यदि मांग वक्र एक्स अक्ष के समानांतर हो तो जो भार पड़ेगा करापात का वो पड़ेगा विक्रेता पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? 10वां नंबर। 10 नंबर है, जितनी ज़्यादा मांग बेरोजगार होगी उतना ही होगा करापात। यानी कि जितनी ज़्यादा मांग बेरोजगार होगी उतना ही मांग, मतलब किसके ऊपर करापात पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। आपके सामने जो ऑप्शन है वो है, नंबर 1 उत्पादक पर, नंबर दूसरा क्रेता पर, नंबर सी उपभोक्ता पर, और डी व्यक्ति पर। किसके ऊपर पड़ेगा? तो आप कमेंट में बता सकते हैं किसके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, तो जो सबसे इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रेता पर। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। 11 नंबर है, प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक थे। यानी कि प्रकट अधिमान सिद्धांत है जो, वो किसने प्रतिपादित किया था? तो आपका जो ऑप्शन है, एक हो जाएगी मार्शल जी, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है हिक्स, और एडम स्मिथ, और सैमुअल्सन। तो जो प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो है प्रोफेसर सैमुअल्सन से। ठीक है, प्रोफेसर सैमुअल्सन जो है तो वो प्रकट अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कौन सा है? अगला है 12 नंबर, गोसेन का प्रथम नियम क्या है? यानी जो गोसेन का प्रथम नियम है उसे किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मांग का नियम, पूर्ति का नियम, सम सीमांत उपयोगिता नियम, या सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसमें लिखा है ह्रास नियम होता है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, तो जो गोसेन का प्रथम नियम है उसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, जो सैमुअल्सन जी का है प्रथम नियम के नाम से जिसको जानते हैं वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। ठीक है, और जो गोसेन जी कहाँ के रहने वाले थे? तो ये थे फ्रेंच के। ठीक है, ये फ्रेंच के रहने वाले थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 13 नंबर। 13 नंबर है, अधिमान सिद्धांत निम्न मान्यताओं पर आधारित है। यानी कि अधिमान सिद्धांत किन मान्यताओं पर अब आधारित है, इसको देखना है। तो जो आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए निर्बल क्रमबद्धता, नंबर बी बहुक्रमबद्धता, नंबर सी स्थिर क्रमबद्धता, और नंबर डी सबल क्रमबद्धता। ठीक है, यहाँ पर स्थित लिखा है लेकिन स्थिर है। ठीक है, स्थिर क्रमबद्धता। तो सबसे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सबल क्रमबद्धता। ठीक है, तो जो अधिमान सिद्धांत की मान्यताओं पर जो आधारित है वो सबल क्रमबद्धता पर आधारित है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता यानी क्या होती है? जब कुल उपयोगिता बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता
किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक होगी तथा बढ़ेगी, या फिर ऋणात्मक होगी तथा घटेगी, और जो सी नंबर है वो शून्य होगी, और जो डी है वो धनात्मक होगी तथा बढ़ेगी। ठीक है, तो जो सबसे जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऋणात्मक होगी तथा घटेगी। तो ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक होगी तथा घटेगी। ठीक है, कुल उपयोगिता। अगर आपने इसको नहीं समझ पाए हैं तो आप इस चैनल में जाके इसका वीडियो देख सकते हैं, आपको बिल्कुल बेहतरीन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है मांग की लोच दर्शाता है। यानी मांग की लोच क्या दर्शाता है? यानी मांग में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, या मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को दर्शाता है, या फिर कीमत में परिवर्तन को दर्शाता है, या फिर आय में परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, तो आप बताइए कि ये आपके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सबसे राइट आंसर है वो हो जाएगा मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को दर्शाता है। ठीक है, तो ये है मांग की लोच। मांग की मांग की लोच। अगर हम मांग की बात करें तो मांग दर्शाता है कि यदि कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है या नहीं होता है, ये मांग घटती है या फिर बढ़ती है। लेकिन जो मांग की लोच है वो दर्शाता है कि मांग में यदि कीमत में 5% परिवर्तन हो रहा है तो मांग में कितने परसेंट परिवर्तन हो रहा है, इतना इसमें डिफरेंस है। यदि कीमत में 10% परिवर्तन हो रहा है तो मांग में कितने परसेंट परिवर्तन होगा, ये दर्शाती है मांग की लोच। लेकिन कीमत में परिवर्तन होने से मांग में परिवर्तन होता है, ये दर्शाता है मांग का नियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो है निम्न में से किस बाजार व्यवस्था में वस्तु विभेद संभव है? तो वस्तु विभेद यानी कि वस्तुएं सेम नहीं होती हैं। ठीक है, अलग अलग क्वालिटी की होंगी, अलग उनकी पैकिंग होगी। ठीक है, अलग उनका लुक होगा। ठीक है, तो वस्तु विभेद किस बाजार में संभव है? आपका ऑप्शन नंबर है एकाधिकार में, नंबर ऑप्शन बी है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में, और ऑप्शन सी है पूर्ण प्रतियोगिता में, और ऑप्शन जो डी है वो है शुद्ध प्रतियोगिता में। ठीक है, यहीं पे आपको ऑप्शन लिख के दे रहे हैं, शुद्ध शुद्ध प्रतियोगिता में। ठीक है, तो आप इसमें कमेंट करके बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो जो सबसे राइट आंसर है इसका तो वो हो जाएगा एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है जो वो हो जाएगा, इसमें वस्तु विभेद होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि 17 नंबर का है। तो ये है स्फैतिक अंतराल की अवधारणा दी गई थी। यानी स्फैतिक अंतराल की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, तो आपको बताना है कि स्फैतिक अंतराल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए है विकलेस द्वारा, या बी है वाइजर द्वारा, या फिर सी है कार्ल मार्क्स द्वारा, या फिर डी है किन्स द्वारा। ठीक है, तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफेसर किन्स द्वारा। ठीक है, अब अगर हम प्रोफेसर किन्स की बात करें तो इस अवधारणा को दिया गया था, एक पुस्तक थी इनकी, एक जो पुस्तक थी, ठीक है, उसका नाम था हाउ टू हाउ टू पे फॉर हाउ टू पे फॉर पे फॉर द वार। ठीक है, जो कि ये कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1940 में। इस पुस्तक में उन्होंने स्फैतिक अंतराल की अवधारणा दी थी। ठीक है, प्रोफेसर किन्स ने। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय व्यय में शामिल है। यानी राष्ट्रीय व्यय में क्या शामिल है? राष्ट्रीय व्यय में उपभोग व्यय शामिल है, या फिर निवेश व्यय शामिल है, या फिर राजकीय व्यय शामिल है, या फिर उपर्युक्त सभी शामिल है। तो जो राष्ट्रीय व्यय होता है ना दोस्तों, इसमें उपभोग व्यय भी शामिल होता है, निवेश व्यय भी शामिल होता है, और राजकीय व्यय भी शामिल होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देश के अंदर द्वारा उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का
निर्यात तथा घाटा भी शामिल होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला जो क्वेश्चन है 19 नंबर, वो है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान। यानी कि राष्ट्रीय आय की जो वृद्धि दर का मान है वो उसे किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का मान है, इसका ऑप्शन नंबर ए है पूंजी उत्पादकता बटे अनुपात निवेश अनुपात। ठीक है, ऑप्शन बी है निवेश अनुपात बटे पूंजी उत्पाद अनुपात। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि। ऑप्शन डी है बचत प्रवृत्ति बटे निवेश अनुपात। ठीक है, तो इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निवेश अनुपात बटे पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, निवेश अनुपात बटे पूंजी उत्पाद अनुपात, इसका जो सबसे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय बराबर निवेश निवेश अनुपात हो जाएगा बटे जो हो जाएगा वो हो जाएगा पूंजी अनुपात उत्पाद अनुपात। ठीक है, पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है 20 नंबर। ठीक है, 20 नंबर जो है ये है भारत में अधिकतम बचत दर्ज की जाती है। यानी भारत में जो अधिकतम बचत जो दर्ज की जाती है वो किस क्षेत्र में दर्ज की जाती है। ठीक है, आपका ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र में। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र में, या फिर सहकारिता के क्षेत्र में, या फिर बैंकिंग क्षेत्र में, या फिर घरेलू क्षेत्र में। तो जो सबसे ज़्यादा दर्ज की जाती है बचत दर वो किस में की जाती है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घरेलू क्षेत्र में। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।